हेलो स्टूडेंट। आज हम संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में प्लूरलिस्ट सॉवरेंटी या प्लूरलिज्म भी कहते हैं। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में अनेक समुदाय होते हैं। यह सभी समुदाय व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। इसीलिए संप्रभुता अकेले राज्य में निहित नहीं रहनी चाहिए, अपितु समाज के सभी समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। बहुलवादी संप्रभुता का जो उदय हुआ था वह निम्न कारणों के कारण हुआ था, अर्थात वे कारक जो बहुलवादी स्वरूप के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार थे निम्न हैं। सबसे पहला इसमें आता है पूंजीवाद या उदारवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव। 16वीं शताब्दी के बाद उदारवाद का जन्म हुआ और 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में उदारवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता एक निरंकुशता की प्रवृत्ति को जन्म देने लगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रतिस्पर्धा करके उसका शोषण करते थे, जिसके फलस्वरूप मार्क्स ने मार्क्सिज्म दिया, कम्युनिज्म, और उसी का ही एक विकृत रूप फासीवाद आया, नाजीवाद आया। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे उदारवाद का प्रभाव बढ़ा तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आए। उन्हीं दुष्परिणामों की वजह से बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का भी उदय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दबाव समूहों के बढ़ते प्रभाव के कारण। देखिए छात्रों, किसी भी सरकार या किसी भी राज्य में कुछ ऐसे समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार में भाग तो नहीं लेते, लेकिन सरकार पर अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, जिनको दबाव समूह कहा जाता है, जिसके कारण भी शक्तियों के बंटवारे अर्थात संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप का उदय हुआ। और एक कारक इसका था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। राज्य का उनमें एक बहुलवादी स्वरूप निकल के सामने आता है। अब हमें सबसे पहले प्लूरलिज्म का अर्थ समझना है, मीनिंग ऑफ प्लूरलिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विचारधारा का जन्म हुआ था, जिसे बहुवाद या बहुसमुदायवाद भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में बेंथम और ऑस्टिन और हॉब्स जैसे विद्वानों ने राज्य को ही सर्वोच्च शक्ति बताया और एक संप्रभु, निरंकुश संप्रभु की व्याख्या की थी। परंतु वह निरंकुशता ज़्यादा दिन तक प्रभावी नहीं रही। इसीलिए इस विचारधारा के अनुसार प्रभुसत्ता केवल राज्य के पास नहीं होती, अर्थात राज्य में जितने भी समुदाय होते हैं ना, उनके मध्य विभाजित होती है। जैसे धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, सरकार के भी विभिन्न रूप होते हैं, उनके बीच में विभाजित कर दिया जाता है, वर्गों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से राज्य का स्वामित्व पूरी तरह से संप्रभुता पे नहीं होता। बहुलवादियों के विचारों के अनुसार मानवीय जीवन के विकास के लिए अनेक समुदाय अस्तित्व में आते हैं और राज्य भी उन्हीं समुदायों का एक समुदाय है। इसीलिए प्रभुसत्ता पर केवल और केवल राज्य का स्वामित्व नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि बहुलवादियों ने मुख्य रूप से प्रभुसत्ता के प्रचलित सिद्धांतों का विरोध किया और कहा कि प्रभुसत्ता असीमित, निरंकुश और अविभाज्य नहीं है। इसके बाद हम उन थिंकरों का जो वर्णन करेंगे जो इसको सपोर्ट करते हैं, थिंकर्स हु सपोर्ट प्लूरलिज्म। इसमें
ऑटो गेरके, मैटलैंड, ड्यूगवी, फिगिस, ह्यूगो क्रैब, लिंडसे, बार्कर, मैकाइवर, लास्की जैसे विचारक आते हैं। गियरके एवं मैटलैंड को बहुलवादी संप्रभुता का जनक मानते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल एज में कहा है कि संप्रभुता अनेक राज्यों में निहित, अकेले राज्य में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विभिन्न समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। इसके बाद एक ड्यूगविट विचारक हैं, वो कहते हैं कि एकलवादी कानूनी संप्रभुता राज्य के लिए सही नहीं है। राज्य का कानून निर्माण नहीं करता, कानून तो राज्य से भी पहले विद्यमान था, क्योंकि राज्य से पहले समुदाय आता है और समुदायों की व्यवस्था भी एक कानून के द्वारा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कानून राज्य से पहले था। इन्होंने यह भी कहा था कि राज्य का बुनियादी लक्षण जनसेवा होना चाहिए, प्रभुसत्ता हासिल करना नहीं। और इन्होंने जो कानूनों की बात कही थी उसका आधार भी उन्होंने सामाजिक सुदृढ़ता को बनाया था। इसके बाद ह्यूगो क्रैब कहते हैं, इनकी एक पुस्तक थी मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट, उसमें इन्होंने कहा है कि एकलवादी कानून की प्रभुसत्ता जो होती है वह राज्य और समुदायों के लिए सही नहीं है। इनका कहना था कि कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत संकट का सिद्धांत है और कानूनी प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। ड्यूगविट ने यह भी कहा था कि राज्य छोटे छोटे स्वायत्त समूह की स्थापना पर बल देता है। ये हॉलैंड के प्रमुख विचारक थे। उसके बाद लिंडसे ने भी कानूनी प्रभुसत्ता की आलोचना की है और कहा है कि वर्तमान आधुनिक समाज में कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत धराशायी हो गया है। इसके बाद बार्कर आते हैं, अर्नेस्ट बार्कर। इनकी दो प्रमुख रचनाएं थीं, एक तो सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी और एक पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड। इन्होंने भी कानूनी प्रभुसत्ता की आलोचना की है और इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है, राज्य का नहीं। अर्थात यथार्थ व्यक्तित्व की संकल्पना का जन्म इन्होंने ही किया था। बार्कर के अनुसार व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति दबाव समूहों के माध्यम से करता है और ये दबाव समूह आपस में सौदेबाजी कर समस्त निर्णय लेते हैं। इन्होंने कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना को निरर्थक बताया था। उसके बाद फिगिस कहते हैं कि एकलवादी कानूनी प्रभुसत्ता वर्तमान में निरर्थक हो गई है, अर्थात कानूनी प्रभुसत्ता निष्फल हो गई है। इसके बाद एक थिंकर हैं हमारे लास्की और मैकाइवर, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाते हैं कि लास्की कानूनी प्रभुसत्ता पर प्रहार करते हैं, वहीं मैकाइवर जो हैं वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर प्रहार करते हैं। दोनों ही प्रभुसत्ता के बहुलवादी स्वरूप का समर्थन करते हैं और दोनों ने ही कानूनी प्रभुसत्ता, दोनों में से लास्की ने तो कानूनी प्रभुसत्ता की आलोचना की है और मैकाइवर ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की आलोचना की है। लास्की ने कहा है कि संप्रभुता की धारणा को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए, वहीं मैकाइवर कहते हैं कि राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है। राज्य रीति रिवाजों की अवहेलना नहीं कर सकता, राज्य को निगम के भांति दायित्व निभाने होते हैं और राज्य की कोई सामान्य इच्छा नहीं होती। तो कहने का मतलब है इन दोनों ने भी बहुलवाद के स्वरूप पर बल देते हुए कहा है कि
संप्रभुता समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। इसके बाद छात्रों नेक्स्ट हेडिंग है प्लूरलिस्ट स्टेट, यानी राज्य का बहुलवादी स्वरूप, यानी बहुलवादी राज्य कैसा होता है। तो बहुलवादी राज्य में इन सभी समर्थकों ने, बहुलवादी समर्थकों ने कहा है कि वे राज्य के पास निरंकुश, असीमित और अविभाज्य प्रभुसत्ता नहीं सौंपना चाहते, अपितु प्रभुसत्ता संघात्मक आधारों पर विभाजित की गई हो। कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार संघात्मक राज्य में शक्तियाँ राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में विभाजित होती हैं, उसी प्रकार बहुलवादी राज्य में संप्रभुता विभिन्न समुदायों में विभक्त होगी। प्रत्येक समुदाय अपने आप में सर्वोच्च होंगे और राज्य को समुदायों के अन्य समुदायों की भांति अपने निश्चित कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही संप्रभुता होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राज्य भी अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय होगा। तो प्लूरल स्टेट का सबसे बड़ा यदि उदाहरण मैं आज के समय में दूं तो हम स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को रख सकते हैं, जहां पर उनकी सरकार की व्यवस्था में 7 मंत्री होते हैं और 7 अपने आप में स्वतंत्र एवं संप्रभु होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लूरलिस्ट स्टेट, अर्थात बहुलवादी राज्य की या बहुलवादी संप्रभुता की विशेषताएं। इसमें सबसे पहली विशेषता है छात्रों, स्टेट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरेनिटी, अर्थात राज्य के पास असीमित और निरंकुश प्रभुसत्ता नहीं होती। इससे आशय है छात्रों, चूंकि हम बहुलवाद के स्वरूप में अभी देख चुके हैं कि संप्रभुता जो होती है वो समुदायों में विभाजित होती है, अर्थात राज्य भी समुदायों की भांति एक समुदाय होता है और उसके पास एक असीमित और निरंकुश संप्रभुता का कोई औचित्य नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है इसकी छात्रों, लाइक स्टेट अदर एसोसिएशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट, अर्थात जिस तरह राज्य महत्वपूर्ण है उसी तरह अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मनुष्य के विकास में सभी समुदायों का समान योगदान रहता है और मनुष्य की ज़रूरतें होती हैं वो सभी समुदायों के माध्यम से ही पूरी की जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक आदि समुदायों को समान महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है इसकी छात्रों, एसोसिएशन हैव वन पर्सनैलिटीज एंड विल्स, अर्थात जो जितने भी समुदाय हैं उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व, उनका स्वयं का व्यक्तित्व और इच्छा होती है। जर्मनी के 2 प्रमुख विचारक थे, ऑटो गेरके और मैटलैंड, जिनको हम बहुलवादी संप्रभुता का जनक मानते हैं। इन्होंने समुदायों का महत्व बताते हुए कहा था कि सभी समुदायों का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है जो इनके व्यक्तित्व और इच्छाओं से पृथक होती है। इनका विचार था कि राज्य ही कानून बनाने का एकमात्र साधन नहीं होता, बल्कि समुदाय भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषता है छात्रों, क्रिटिसिज्म ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऑन एथिकल ग्राउंड, अर्थात असीमित प्रभुसत्ता की नैतिक आधारों पर आलोचना। प्रोफेसर लास्की ने
राज्य की असीमित प्रभुसत्ता की आलोचना नैतिक आधारों पर की। लास्की का मत था कि व्यक्ति से राज्य द्वारा अंधाधुंध आज्ञा पालन करने से मांग करना भी अनैतिक है, क्योंकि बिना विचार राज्य के आदेशों का पालन करने से व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो सकता। उनका विचार था कि व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होना है। इसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति को केवल उसी राज्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए जो उनके नैतिक विचारों की पूर्ति करता हो और जिसके आदेश व्यक्ति के नैतिक विचारों से समन्वय रखते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी सॉवरेनिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। प्रशासकीय आधारों पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आलोचना। जैसा कि प्रशासन में हम देखते हैं छात्रों कि शक्तियां जो होती हैं और प्रशासन को चलाने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनमें शक्तियों का विभाजन होता है। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि सारी शक्तियां प्रशासन में किसी एक व्यक्ति के पास हों। लास्की का कहना भी है कि यदि शक्तियां किसी एक व्यक्ति को दे दी जाएंगी तो भ्रष्ट हो जाएंगी और निरंकुश शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। लास्की ने केवल राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था, अर्थात जितने भी प्रशासन की शक्तियां हैं, राजनीति की शक्तियां हैं, उन सब का एक दूसरे के साथ बंटवारा होना चाहिए। और इसकी लास्ट विशेषता है दोस्तों, क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिगार्डिंग लॉज, अर्थात क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ व्यू रिगार्डिंग लॉज, अर्थात कानूनी संबंधी विचारों के आधार पर आलोचना। ड्यूगिट और ह्यूगो क्रेव ने, जैसा कि हमने अभी बताया था, कहा था कि कानून राज्य से पहले है, अर्थात कानून ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय राज्य की प्रभुसत्ता के। इस तरह से छात्रों हमने राजनीति संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसके बाद इसकी आलोचनाएं देखते हैं। तो आलोचनाओं में सबसे पहली आलोचना है प्लूरलिज्म एनकरेज एनार्की, अर्थात बहुलवाद होता है वो अराजकता को प्रोत्साहन देता है। कैसे कि यदि हम प्रभुसत्ता को सभी समुदायों में विभाजित कर दें और जैसा कि बहुलवादी कहते हैं कि सभी समुदाय अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तब एक दूसरे का नियंत्रण करना किसी एक समुदाय के लिए असंभव हो जाएगा और सभी समुदाय एक अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। अर्थात यदि इन समुदायों के बीच में किसी विचार पर, किसी कानून पर विवाद होगा, तब उनका निपटारा कौन सी शक्ति करेगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होती है। चूँकि सभी समुदाय अपने आप में पूरी तरह से संप्रभु हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि संप्रभुता अराजकता को बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, डिवीज़न ऑफ सॉवरेंटी इम्प्रैक्टिकल, अर्थात संप्रभुता का विभाजन व्यवहार में संभव नहीं है। इससे आशय है कि समाज में चाहे अनेक प्रकार की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, परंतु ऐसी संस्थाएं किसी भी समाज में निश्चित करना बिल्कुल असंभव है। समय की गति के साथ साथ नई संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं और इनके बीच में शक्तियों का विभाजन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। नेक्स्ट आलोचना इसकी, प्लूरलिज्म इज नॉट ए क्लियर थ्योरी, अर्थात बहुलवाद एक स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। बहुलवाद का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि बहुलवादी विचारक इस सिद्धांत द्वारा क्या बताना चाहते हैं। बहुलवाद का यह स्वरूप स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि समुदायों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन संभव नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी, स्टेट विदाउट सॉवरेंटी इज नॉट पॉसिबल, अर्थात संप्रभुता के बिना राज्य संभव नहीं है। जैसा कि हम राजनीति विज्ञान में अध्ययन कर चुके हैं कि राज्य के तत्वों में से संप्रभुता एक सबसे आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि संप्रभुता के बिना राज्य का एक संगठित रूप संभव नहीं है। संप्रभुता यदि सभी समुदायों में बांट दी जाएगी तो उनको नियंत्रित करने वाला, उनको संगठित करने वाला एक राज्य ऐसा होना चाहिए ताकि उनमें आपस में यदि कोई विवाद की स्थिति हो तो उसको सुलझाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, अदर एसोसिएशन आर नॉट लाइक स्टेट, अर्थात अन्य समुदाय राज्य की भांति नहीं है। बहुलवादियों की यह विचारधारा भी मान्य नहीं है कि अन्य समुदाय राज्यों की भांति हैं। वास्तव में राज्य और समुदायों में बहुत बड़ा अंतर होता है। राज्य के उद्देश्य, कार्य और स्वरूप समुदायों के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं और उनसे विस्तृत भी होते हैं। कई समुदाय तो ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अस्तित्व में आते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद उनका अंत भी हो जाता है। परंतु राज्य एक ऐसा स्थायी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। अतः राज्य कभी भी समाप्त नहीं होता और हम कह सकते हैं कि यह सभी समुदायों में सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ इज नॉट सुपीरियर टू स्टेट। जैसा कि बहुलवादियों ने बताया था कि कानून राज्य से पहले है, कानून राज्य से बड़ा है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य में कानून बनाने के लिए वहाँ एक स्थायी संस्था होती है जिसे सरकार या संसद कहते हैं, जो कानून बनाती है। और सरकार राज्य के अस्तित्व में आने के बाद ही अस्तित्व में आती है और अपने अस्तित्व के बाद ही वह कानूनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लूरलिज्म इज अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, अर्थात बहुलवाद जो होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध होता है, विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉवरेन स्टेट इज एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर एसोसिएशंस, अर्थात एक संप्रभु राज्य का होना आवश्यक है। किसके लिए? अन्य समुदायों के विद्यमान स्थायित्व के लिए, उसकी विद्यमानता के लिए। क्यों? क्योंकि यदि एक संप्रभु राज्य नहीं होगा तो फिर विभिन्न समुदायों में टकराव की स्थिति होगी और किसी भी समुदाय का एक समुदाय
पर प्रभाव होने से उस छोटे समुदाय का अस्तित्व, उसकी विद्यमानता खतरे में आ जाएगी। इसीलिए इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुलवाद का स्वरूप संप्रभुता के लिहाजा से, राज्य के संप्रभु स्वरूप के लिहाजा से सही नहीं है। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे छात्रों, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लूरलिज्म। इसको हम दो बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। एम्फासिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन इज ह्यूमन लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि मानवीय जीवन के विकास के लिए सभी समुदायों का समान योगदान होता है, अर्थात व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समुदायों में रहकर ही संपूर्ण विकास हो सकता है। इसीलिए बहुलवादी स्वरूप की आवश्यकता राज्य के लिए इसलिए है ताकि वो सभी समुदाय अपनी अपनी योग्यताओं के, क्षमताओं के अनुसार निर्णय लेकर व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। सेकंड बेस है इसका बेस्ड ऑन ए प्रैक्टिकल ट्रुथ, अर्थात व्यावहारिक सत्य पर आधारित। व्यावहारिक सत्य क्या है? व्यावहारिक सत्य यह है कि चाहे संप्रभुता कानूनी हो, चाहे संप्रभुता राजनीतिक हो, चाहे सीमित संप्रभुता हो, इन सब में सबसे ज़्यादा जो व्यावहारिक है वो यह है कि राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्व के किसी भी देश में सरकार निरंकुश और असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। किसी सरकार के लिए स्थापित जो राज्य में रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक परंपराएं होती हैं, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सरकारें ऐसा करेंगी तो वो क्रांति को जन्म देंगी, जिससे सरकारों की जो व्यवस्था है वो है टूट जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्य में बहुलवादी स्वरूप एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। इसके बाद दोस्तों हमने संप्रभुता के पहले 2 लेक्चरों में और इस लेक्चरों में संप्रभुता का पूरा अध्ययन किया, जिसमें हमने संप्रभुता के अर्थ, संप्रभुता की विशेषताएं, संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता का ऑस्टिन का सिद्धांत, संप्रभुता का एकलवादी स्वरूप, संप्रभुता का सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत, संप्रभुता की कानूनी प्रभुसत्ता, जन संप्रभुता, लोक संप्रभुता और बहुलवादी स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की है। इस आधारों पर हम इस चैप्टर से बनने वाले प्रमुख क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन इसकी परिभाषा और विशेषताओं को लेकर बनेगा। डिफाइन सॉवरेंटी, डिस्कस इज मेन कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात संप्रभुता को व्याख्या कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, का डिस्कस कीजिए। डिफाइन, ऐसे फिर एक क्वेश्चन आपको टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्वेश्चंस का भी सम्मिलित रूप हो सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सॉवरेंटी एज, यानी कि संप्रभुता को इस तरह से परिभाषित कीजिए। कौन सा? कि एक लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थात संप्रभुता का लीगल स्वरूप क्या है, संप्रभुता की लीगल अवधारणा क्या है संप्रभुता का, और दूसरा है पॉलिटिकल स्वरूप क्या है, संप्रभुता की राजनीतिक अवधारणा क्या है। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखें तो डिस्क्राइब द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी एंड इट्स क्रिटिसिज्म, अर्थात ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत, जिसे कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत भी कहा गया, की व्याख्या करो और उसकी आलोचनाएं लिखो। उसके बाद फिर वही तरह से क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी, अर्थात नॉमिनल और रियल सॉवरेंटी क्या है, डी ज़ीरो एवं डी फैक्टो क्या है, लिमिटेड एंड पॉपुलर सॉवरेंटी क्या है,
और लास्ट क्वेश्चन ये बनेगा जो हमने आज इसका अध्ययन किया है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें हम उसके संपूर्ण बहुलवादी स्वरूप की, बहुलवादी राज्य की, बहुलवादी विचारकों की, बहुलवाद की व्याख्या, बहुलवाद की विशेषताएं, बहुलवाद की आलोचना और महत्व का प्रकाश डालेंगे। इस तरह से हमने संप्रभुता के 3 प्रमुख लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। थैंक यू। धन्यवाद।